हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 222 ऑफ सीआरपीसी। इससे पहले के सारे सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लीजिएगा आप। यहाँ पर सेक्शन 222 हम देखने वाले हैं। तो इसकी जैसे हेडिंग ही बता रही है, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड, मतलब ऑफेंस प्रूव हो रहा है। कौन सा ऑफेंस प्रूव हो रहा है? जो इंक्लूड है। किसके अंदर इंक्लूड है? जिस ऑफेंस के चार्ज आप पर लगाए गए हैं। ये तो बहुत सिंपली पढ़ के मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें समझने लायक भी है। तो अगर आप बहुत लेमैन की तरह समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये पढ़ के आपको समझ आए तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो करने ही वाली हूँ। देखिए, इफ़ यू आर चार्ज ऑफ बिग ऑफेंस, अगर आपके ऊपर किसी बड़े ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है एंड इन ट्रायल चार्ज इज प्रूव्ड ऑफ लोअर ऑफेंस, लेकिन जो चार्ज आप पर लगा हुआ है वो बड़े ऑफेंस का लगा हुआ है, लेकिन जब आप पे ट्रायल चलता है उसका, तो उस ट्रायल के अंदर लोअर ऑफेंस, मतलब उस मेन ऑफेंस को करने से पहले आपने जो स्टेप्स लिए थे वो स्टेप्स भी अपने आप में अगर कोई ऑफेंस है, इट मीन्स वो लोअर ऑफेंस है अगर, और वो लोअर ऑफेंस वो प्रूव हो जाता है। जो हायर ऑफेंस है वो प्रूव नहीं हो रहा है, लोअर ऑफेंस अगर वो प्रूव हो जाता है, देन अगेन नो फ्रेश कॉग्निजेंस इज रिक्वायर्ड। तो उस लोअर ऑफेंस के लिए आपको फिर से फ्रेशली एक कॉग्निजेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कैन कन्विक्ट हिम ऑन दैट लोअर चार्ज। तो कोर्ट जो है आपको उस छोटे ऑफेंस के लिए जो आप पर प्रूव हो रहा है उसके लिए उसी सेम ट्रायल के अंदर आपको चार्ज कर सकती है। ये मैंने लेमैन की तरह समझा दिया। इसका अब हम सब सेक्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। ये देखिए, इसका सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माई सेक्शन। ओके, सेक्शन 222 देखिएगा। फर्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है? व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, जब किसी व्यक्ति पर कोई चार्ज लगाया जा रहा है उसके अंदर सेवरल पर्टिकुलर्स है। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे थेफ्ट हो गया। थेफ्ट का होता है सेक्शन 379। अब 379 और 380 क्या रहता है? ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है। सेक्शन 379 आपको थेफ्ट के बारे में बता रहा है, और 380 अगर वही चोरी अगर किसी के ड्वेलिंग हाउस के अंदर हो जाती है तो वो उसके अंदर उसकी पनिशमेंट है। ओके, सो सेक्शन 380 हायर चार्ज है, हायर ऑफेंस है। इसके कंपैरिजन में जब आपको 380 प्रूव करना है तो सबसे पहले आप चोरी प्रूव करोगे कि भी इस व्यक्ति ने चोरी की है। सेक्शन 379 प्रूव किया है। अगर उसमें आप एक और एलिमेंट ऐड कर देते हो या प्रूव हो जाता है कि वो चोरी उसने किसी के ड्वेलिंग हाउस में की है, तो आप उसको सेक्शन 380 के अंदर चार्ज करेंगे, ना कि इसके अंदर करेंगे। राइट, ये उसी चीज़ के बारे में समझा रही हूँ मैं आपको। आगे देखिए, consist of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense। और जो मैंने आपको बताया था हायर ऑफेंस से पहले जो उसने स्टेप्स लिए थे, अगर वो क्लब कर दिए जाएं और वो अपने आप में एक माइनर ऑफेंस अगर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और वो माइनर ऑफेंस अगर प्रूव हो जाता है बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर आर नॉट प्रूव्ड, तो अगर रिमेनिंग पर्टिकुलर जो है, एग्जाम्पल के तौर पे कि वो ड्वेलिंग हाउस में चोरी नहीं हुई है, सिर्फ चोरी अगर प्रूव हो जाती है, तो बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस। तो उसको ये जो छोटा ऑफेंस है इसके लिए उसे कन्विक्ट किया जा सकता है अगर सिर्फ सेक्शन 379 अगर प्रूव हो रहा है तो, दो ही वॉज नॉट चार्ज विद। और फिर चाहे आपने जो ट्रायल जो चल रहा है आपने उससे सेक्शन 379 के लिए नहीं किया है, आपने ड्वेलिंग हाउस के लिए, अगर ड्वेलिंग हाउस में अगर चोरी हो रही है इसके अंदर आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो, बट समहाउ ये नहीं प्रूव होता, कि ये नहीं प्रूव हो पाता है कि वो चोरी जो है किसी के ड्वेलिंग हाउस में हुई है, सिर्फ ये प्रूव होता है कि चोरी हुई है, तो आप उसी सेम ट्रायल के अंदर कोई फ्रेश कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, उसी ट्रायल के अंदर उसको आप सेक्शन 379 के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हो। सब सेक्शन 1 ये है। तो बाकी में भी कुछ इसी तरीके से चलेगा, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। आई होप कि भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि बेसिक इसी में है। नेक्स्ट सब सेक्शन देखते हैं क्या कहता है। इसका सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है। व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, जब किसी व्यक्ति पे किसी ऑफेंस के चार्ज लगाए जा रहे हैं, एंड फैक्ट आर प्रूव्ड, और उसके फैक्ट्स जो है वो प्रूव हो रहे हैं, विच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस। और वो कौन से फैक्ट प्रूव हो रहे हैं? ऐसे फैक्ट जिससे
जो है उसका ऑफेंस का जो चार्ज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके किसी माइनर ऑफेंस के अंदर अगर वो फॉल हो रहा है, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस, तो उसी सेम ट्रायल के अंदर आप उसे उस माइनर ऑफेंस के लिए आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगेन फिर से उस पर फ्रेश चार्ज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑल्दो ही इज़ नॉट चार्ज्ड विद इट। सो बेशक से आपने उस ऑफेंस के चार्ज उस पर नहीं लगाए हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करिए किसी व्यक्ति पर मर्डर के चार्ज लग रहे हैं। मर्डर के ऑफेंस के अंदर आपने देखा होगा जर्नल एक्सेप्शंस होते हैं। आपने उस पर मर्डर का चार्ज लगाया, उसका ट्रायल चला, लेकिन जब ट्रायल चलता है तो ये प्रूव हो जाता है उसने ये जो एक्ट जो है, उसका जो एक्ट है ये किसी एक्सेप्शन के अंदर फॉल हो रहा है। तो एक्सेप्शन के अंदर फॉल होगा तो उस पर आप मर्डर के चार्ज कैसे लगाएंगे? उसका ऑफेंस जो है वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने की वजह से उसको सब सेक्शन 2 के अंदर फॉल करेगा वो, और उसी सेम ट्रायल के अंदर उस पर जो रिड्यूस होकर उसका ऑफेंस जो माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया है एक्सेप्शन की वजह से, आप उसी सेम ट्रायल के अंदर उस पर आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ओके, इसका नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है। When a person is charged with an offense, जब किसी व्यक्ति पे कोई ऑफेंस के चार्ज लग रहे हैं, he may be convicted of an attempt to commit such offense, although the attempt is not separately charged। अब किसी व्यक्ति पर किसी ऑफेंस के चार्ज लग रहे हैं, अब ऑफेंस के चार्ज लगाए, वो ऑफेंस का चार्ज तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि जो एक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो अटेम्प्ट में फॉल कर जाता है। तो अटेम्प्ट भी यहाँ पर इंक्लूड माना जाता है। अटेम्प्ट अगर प्रूव हो रहा है उस ऑफेंस का तो अलग से सेपरेटली उसको चार्ज नहीं किया जाएगा, उसी के अंदर सेम कॉग्निजेंस के अंदर ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट भी जो है इट्स अ कॉग्निट ऑफेंस, सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है, इम्प्लाइडली माना जाता है। ओके, सब सेक्शन 4 देखिए। Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of any minor offense। अब nothing word से शुरू हो रहा है, it means is a saving clause। तो ये सिंपली आपको ये कह रहा है कि सपोज़ करिए जो बड़ा ऑफेंस है, मेजर ऑफेंस जो है, उसको उसका ट्रायल चलाने के लिए किसी भी प्रकार का सैंक्शन मतलब गवर्नमेंट की सैंक्शन आपको लेना पड़ता है ना, किसी व्यक्ति के, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में उसको चार्ज अगर करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन, जिसकी भी हो, वो आवश्यकता होती है, वो सैंक्शन होता है। तो सपोज़ करिए जो बड़ा ऑफेंस है जिसमें आप उसे प्रोसिक्यूट कर रहे हो, उस ऑफेंस में किसी भी प्रकार के सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रायल चलता है समहाउ वो बड़े वाला ऑफेंस प्रूव नहीं होता है, उसकी जगह कोई माइनर ऑफेंस प्रूव हो जाता है। तो माइनर ऑफेंस हो रहा है तो आपको अलग से सेपरेटली कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी के अंदर आप उसका ट्रायल चला सकते हो। ये हमने पीछे वाले सब सेक्शन में पढ़ा। अब माइनर ऑफेंस उस पर प्रूव हो रहा है तो उसमें, लेकिन माइनर ऑफेंस वो ऐसा है जिसमें आपको सैंक्शन की ज़रूरत है, आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर जिससे भी जो है सैंक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ ये ट्रायल चला सकते हो। तो सैंक्शन मस्ट है, ऐसा नहीं है कि भी माइनर ऑफेंस है तो आप किसी की परमिशन सैंक्शन नहीं लेंगे, नहीं। अगर सैंक्शन की बात की गई है तो वो मैंडेटरी रहता है, सैंक्शन इज़ रिक्वायर्ड, सैंक्शन मस्ट है अगर रिक्वायर्ड है तो उस माइनर ऑफेंस के अंदर उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। सिंपल है, इसकी इलस्ट्रेशन से आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या कहता है। 223 देखिए क्या कहता है। सो व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली, मतलब किन लोगों को आप एक साथ जॉइंटली जो है ट्रायल चला सकते हो, उन पर एक ही ट्रायल के अंदर उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप इसे ये भी कह सकते हो जॉइंडर ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज को जॉइंट किया जा रहा है इन द सेम ट्रायल, एक ही सेम ट्रायल के अंदर। तो बहुत सिंपल है, इसको ए बी सारे हम पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा, कुछ भी ट्रिकी नहीं है इसमें। ए देखिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस, जो पर्सन्स हैं मतलब एक से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, वो जो लोग हैं उन्होंने क्या है, सेम ऑफेंस कमिट किया है इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, इसको एक एग्जांपल से लीजिए। सपोज करिए ए और बी ने मिलकर सी का मर्डर कर दिया है, तो ए और बी दोनों ने सेम ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, सेम ही ट्रांजैक्शन में किया है, तो ए और बी को एक ही ट्रायल के अंदर जॉइंडर ऑफ एक्यूज्ड करके उनको एक ही ट्रायल के अंदर आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बी देखिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। तो यहाँ पर सिंपल है, अबेटर और अबेटेड पर्सन
दोनों पर ही आप एक सेम ट्रायल के अंदर उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अबेटर के लिए अलग या फिर अबेटेड पर्सन के लिए अलग अलग आप ट्रायल नहीं चलाओगे। सी देखिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो सेक्शन 219 आपको पता ही है क्या रहता है कि भी अगर कोई पर्सन जो है 12 महीने के अंदर बार बार उस ऑफेंस को कर रहा है, तो उन सारे ऑफेंसेस को क्लब करके, जो हमने सेक्शन 219 में जैसे पढ़ा था, वो जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखकर उन ऑफेंसेस को आप क्लब करके एक सिंगल ट्रायल के अंदर आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो। सपोज़ करो ए और बी मिलकर जो है चोरी करते हैं, वो चोर है, तो ए और बी एक घर में चोरी करते हैं, 3 दिन बाद दूसरे घर में करते हैं, फिर 4th किसी और घर में करते हैं। तो इस तरह से वो सेवरल टाइम्स सेम काइंड ऑफ नेचर का वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। तो उन सब को सेक्शन 219 के कंडीशंस को ध्यान में रखकर उन ऑफेंसेस को क्लब करके एक ही ट्रायल के अंदर आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो जो उन्होंने ऑफेंस किया है। ओके, डी पार्ट देखिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो अब यहाँ पर बात हो रही है जो एक से ज़्यादा लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके का ऑफेंस किया है, लेकिन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर उन लोगों ने अलग अलग ऑफेंस किया है। इसका एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए ए और बी मिलकर चोरी करने जाते हैं। ए ने एक्चुअल में चोरी की है, बी ने क्या किया है, वहाँ पर चौकीदार को पकड़ के बांध के रख दिया है। तो चोरी तो दोनों ने की है, लेकिन उसने एक अलग एक्शन भी किया है, मार पिटाई का कर दिया, किसी को रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर दिया, व्हाटएवर। तो अलग अलग ऑफेंस किया है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में वो किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ए और बी को आप एक ही ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पार्ट देखिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो जहाँ हम यहाँ इन लोगों की बात कर रहे हैं, एक्यूज्ड की जो हम बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, चीटिंग किया है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, तो इन सारे ऑफेंसेस में भी आप उनको जॉइंडर ऑफ एक्यूज कर सकते हैं। एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग, लेकिन इससे आगे बात हो रही है कि जिस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किए हैं, जो हमने बात कर रहे हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इनसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी उन्हें मिली है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो उन्हें मिल रही है इस ऑफेंस को करने की वजह से। अब इस प्रॉपर्टी को अगर कोई रिसीव कर रहा है, कोई रिटेन कर रहा है, रिसीव करना होता है आपने मुझे कोई चीज़ दी, मैंने वो रिसीव करी। रिटेन करना होता है किसी पर दोबारा से हक मिलना, आपका पोजेशन प्राप्त होना, ठीक है। और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने में किसी प्रकार की सहायता कर रहे हो। और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर उस ऑफेंस को करने से जो प्रॉपर्टी आपको मिली उसको छुपाने में, कंसील करने में भी अगर आप उसको हेल्प करते हो, प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ विच इज़ एलिज टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय एनी सच ऑफेंसेस कमिटेड। तो जो उस व्यक्ति ने वो जो ऑफेंस किया है, थेफ्ट का किया है, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, उससे जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, आपने एक्चुअल में आपने ऑफेंस किया है, फिर आप वो प्रॉपर्टी किसी और को कंसील करने के लिए या फिर उसको असिस्ट करने के लिए व्हाटएवर किसी और को भी आप अगर वो दे देते हो, तो जिसने ऑफेंस किया और जिसको वो चीज़ मिली है इस तरीके से जो हमने अभी बताया, तो ऐसी सिचुएशन में उन सब लोगों पर आप एक सिंगल ट्रायल चला सकते हो और उन सबको उस सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ओके, सो या फिर आप ये ऑफेंस करने का अगर आप अबेटमेंट भी करते हो या फिर अटेम्प्ट भी करते हो, तो भी आप उसी एक सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट किए जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, समझ आ रहा है तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज मुश्किल भी हो सकता है। एफ देखिए, एफ क्या कहता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 411 एंड 414 ऑफ आईपीसी। तो 414 और 411 क्या कहता है, रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी और कंसीलिंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। यहाँ सिर्फ रिसीविंग और कंसीलिंग की बात हो रही है। थेफ्ट वाली बात इससे पीछे वाले ई पार्ट में हमने देख ही लिया था। एफ में सिर्फ रिसीविंग और कंसीलिंग की बात हो रही है। ओके, और ईदर ऑफ दो सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉलन प्रॉपर्टी द पोजेशन ऑफ विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय वन ऑफेंस। तो इसमें ये बोल रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये जो ऑफेंस हमने बात की थी, ये ऑफेंस करने के बाद अगर वो कोई उस प्रॉपर्टी को किसी सेकंड पर्सन को देता है जो उसे रिसीव करता है स्टॉलन प्रॉपर्टी को, या फिर उसे कंसील कर रहा है, तो उन लोगों को भी आप एक ट्रायल के अंदर, सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट कर रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है। सपोज़ करिए ए ने चोरी की है, वो बी को प्रॉपर्टी देता है, बी जो है रिसीव करता है उस स्टॉलन प्रॉपर्टी को। तो बी को आप
एफ के अंदर डालोगे, ठीक है। और दूसरा सी जो है वो कंसील कर रहा है, वो छुपा रहा है उस स्टोलन प्रॉपर्टी को। तो जो बी है जिसने रिसीव की है, सी जो कंसील कर रहा है, तो बी और सी को आप जॉइंटली एक ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट करोगे। लेकिन जिसने चोरी की है, ए ने जो चोरी की है, उसको आप ई के साथ हैंडल करोगे, क्योंकि जिस पर्सन ने ऑफेंस एक्चुअल में कमिट किया है वो ई के अंदर आ रहा है। एफ जो है सिर्फ रिसीविंग और कंसीलिंग की बात कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है। जी देखिए क्या कहता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी। पर्सन जो है, जो लोग जो हैं, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जो चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी में बताया गया, और वो किस बारे में है, रिलेटिंग टू काउंटरफेट कॉइन्स, नकली कॉइन बनाने में, और उसमें रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्टैंप वाले भी ऑफेंसेस बताए गए हैं। एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफ अदर ऑफेंस अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम कॉइन। और अगर मतलब उन लोगों ने मिलकर अगर चैप्टर 12 के अंदर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं वो अगर उन लोगों ने कमिट किए हैं ओके अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम कॉइन और अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ सच ऑफेंस, तो अगर उन ऑफेंसेस को करने का अगर अबेटमेंट भी किया है या अटेम्प्ट भी अगर उन लोगों ने किया है तो उन्हें आप इस सेक्शन के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हो। इट मीन्स कि भी आप उन सब लोगों को क्लब करके एक सेम ट्रायल के अंदर आप उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकते हो। अब जी के ना दो पार्ट बनते, एक एंड से पहले का और एक एंड के बाद का। एंड से पहले का मैंने आपको बता दिया, उन लोगों को आप सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। एंड के बाद का क्या कहता है देखिए, द प्रोविजंस कंटेन इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने सेक्शन 219 पढ़ा था, 223 पढ़ा था, 220 जो पढ़ा था, उन सारे सेक्शंस को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सच चार्जेस। तो जी में जो अगर आप उन लोगों को सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट कर रहे हो जी के अंदर, तो अगर जी के अंदर वो नहीं फॉल हो पाए समहाउ, तो आप उसको सेक्शन 219, 220 या फिर ए से लेकर जो एफ तक इस सेक्शन के हमने जो पढ़े उनके अंदर भी आप उन्हें एक सेम ट्रायल के अंदर आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो उन सब की पावर यूज़ करके। सिंपल है। प्रोवाइजो देखिए, provided that where a number of person are charged with separate offences and such person do not fall within any of the categories specified in the section। अब इस सेक्शन के अंदर जो कैटेगरीज बताई गई थी ए से लेकर जी तक जितनी भी बताई गई है, सपोज करिए समहाउ वो पर्सन्स जो हैं किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या, आप उनका एक सेम ट्रायल के अंदर उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बताया गया है कि द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन में इफ़ सच पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, तो जो व्यक्ति ये चाह रहा है कि भी इन सब लोगों को एक सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सके, तो वो एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को, सो डिज़ायर एंड इफ ही और इट इज़ सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन would not prejudicial affected thereby and it is expedient so to do so try all such persons together। तो कोर्ट को वो एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगा जिसमें रिक्वेस्ट की जाएगी कि भी इन लोगों को जो है एक सेम ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाए, और कोर्ट को लगे कहीं पर भी इससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ कुछ प्रेजुडिस नहीं होगा, तो कोर्ट इसे कंसीडर कर सकता है और उन सब लोगों को एक सेम ट्रायल के अंदर वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। सिर्फ इतना ही था सेक्शन 223 में। नेक्स्ट देखते हैं 224। सेक्शन 224 देखिए क्या कहता है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो जाए। सपोज करिए किसी व्यक्ति पर मर्डर के चार्जेस लग रहे हैं, तो मर्डर जब उसने किया तब वो ऑफेंस करने से पहले उसने हाउस ब्रेकिंग किया, उसने मिसचीफ किया। तो मर्डर वो एक मेजर ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन हाउस ब्रेकिंग या मिसचीफ बहुत ही छोटे मोटे ऑफेंस हैं, उसमें थोड़े कुछ महीनों की या कुछ साल की उसकी पनिशमेंट रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है कि जब ट्रायल चलता है तो हर ऑफेंस के एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक प्रोसीडिंग रहती है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जहाँ पर सिमिलर एक ही एविडेंस रहता है, सिमिलर एविडेंस होता है, उसकी रिकॉर्डिंग एक ही बारी रहती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, लंबा समय चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जल्दी ट्रायल चलाने के लिए, समय बर्बाद ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, जो छोटे ऑफेंसेस के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उस पर उनका विड्रॉल या स्टे करवा दिया जाता है ताकि वो प्रोसीडिंग जल्दी चल सके और जल्दी उस केस का डिसीजन आ सके। ये आपका सेक्शन 224 बताता है, तो इसको पढ़ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, When a charge containing more heads than one is framed against the same person, एक ही पर्सन के अगेंस्ट जो है
कई ऑफेंस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, एंड व्हेन अ कन्विक्शन हैज़ बीन हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, और उनमें उस पर कन्विक्शन भी उसे जब हो रहा है, द कंप्लेनेंट और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन। अब जो मैंने आपको बताया कि भी मेन ऑफेंस के उस पर चार्ज लग रहे हैं और कुछ छोटे मोटे ऑफेंसेस के भी लग रहे हैं, जब आप वो उन छोटे मोटे ऑफेंसेस को विड्रॉल या स्टे करवाना चाह रहे हो, उसे हटाना चाह रहे हो ताकि जल्दी से वो प्रोसीडिंग ख़त्म हो सके, तो या तो कंप्लेनेंट या ऑफिसर कौन होता है, पीपी जो सरकारी वकील होता है, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है कि एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस व्यक्ति पर ये जो छोटे ऑफेंसेस हैं, माइनर ऑफेंसेस जिसे मैं कह रही हूँ, इनका विड्रॉल या स्टे कर दिया जाए ताकि इस केस की प्रोसीडिंग जो है जल्दी चलाई जा सके। क्योंकि जब आप किसी को मर्डर या कोई भी जो बड़ा ऑफेंस लग रहा है उस पर जब आप उसकी पनिशमेंट उसे दे ही रहे हो, उस पर वो एक्यूज्ड वो बन रहा है, तो उन छोटे मोटे ऑफेंसेस को चलाने का मतलब भी नहीं बनता है, वो सिर्फ समय की बर्बादी रहेगा। तो ऐसा किया जा सकता है। ओके, अब आगे का ट्विस्ट देखते हैं क्या होता है। कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, लेकिन ये एप्लीकेशन क्या है, कोर्ट की कंसेंट से ही लगाई जाएगी विड्रॉल या स्टे की, ऐसी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ओके, विड्रॉल द रिमेनिंग चार्ज और चार्जेस, तो जो बाकी के जो चार्जेस हैं आप उन्हें विड्रॉल करवा सकते हो, और द कोर्ट ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड में स्टे द इंक्वायरी इनटू, और फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन के हिसाब से अपनी इच्छा से उन छोटे ऑफेंसेस की जो इंक्वायरी जो चल रही होगी उस पर स्टे लगा सकती है, और ट्रायल या फिर उस पर जो ट्रायल चल रहा है उनका विड्रॉल या स्टे कर सकता है वो, और सच चार्ज और चार्जेस एंड सच विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑन सच चार्ज और चार्जेस अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड, इन विच केस द सेड कोर्ट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ आपको। आपने एप्लीकेशन लगाई कि भी विड्रॉल या स्टे कर दिया जाए उन छोटे ऑफेंस के चार्जेस के लिए, कोर्ट उस पर स्टे कर देता है, और जो आपने बड़ा ऑफेंस उस पर लगाया है कोर्ट उसमें डिसाइड कर देता है कि भाई ठीक है इसको कन्विक्शन किया जा रहा है इस बड़े ऑफेंस के लिए। अब उस ऑफेंस को अगर कोई अपील में चला जाता है तो बड़े ऑफेंस का जो चार्ज उस पर लगाया गया है उसमें उसे कन्विक्शन हो गया, और उस कन्विक्शन के अगेंस्ट वो व्यक्ति अपील में चला जाता है। अब अपील में जब वो गया और उस हायर कोर्ट ने उस अपील को उसकी जो कन्विक्शन है उसे सेट असाइड कर दिया कि भी ठीक है इस ऑफेंस के अंदर उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो जिन चार्जेस पर आपने स्टे लगवाया था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि भी किसी व्यक्ति पे मर्डर के चार्ज लगाए हैं, फिर हाउस ब्रेकिंग हो गया या मिसचीफ के चार्जेस को आप विड्रॉल करवा सकते हो, स्टे करवा सकते हो। तो ये जो छोटे ऑफेंस के चार्जेस आपने स्टे करवाए थे वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े ऑफेंस के अंदर जो उसको पनिशमेंट मिली थी वो सेट असाइड कर दी गई है। सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये और समझिए, सपोज करिए कि जो कन्विक्शन उसे मिला है बड़े ऑफेंस के अंदर और जो आपने स्टे करवाया था, स्टे वाली एप्लीकेशन अभी फाइनल हो चुकी है। फाइनल स्टे नहीं, विड्रॉल वाला जो एप्लीकेशन था ना आपने कि भी जो माइनर ऑफेंस के चार्जेस उस पर लगाए हैं वो विड्रॉल कर दीजिए, और कोर्ट ने फाइनली उसको विड्रॉल कर दिया। स्टे नहीं किया, स्टे तो होता आप होल्ड पे रख देते हो, विड्रॉल होता है आपने बिल्कुल उसको हटा दिया है, आप सिर्फ मेन ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर। अगर आप उसको विड्रॉल करवा देते हो, रिमेनिंग चार्जेस को विड्रॉल करवा देते हो, और अपील के अंदर जो कन्विक्शन उसे बड़े ऑफेंस के लिए दिया गया है वो सेट असाइड हो गया है, फिर रिवाइव करने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा ना। फिर जो विड्रॉल हो गया उस पर चार्जेस ही हट गए हैं, तो इट मीन्स अगर उसका कन्विक्शन सेट असाइड हो गया है तो उसको एक्विटल मिल जाएगा। फिर वहाँ पर रिवाइव होने वाली बात नहीं आती, क्योंकि स्टे नहीं है, वो विड्रॉल किया जा चुका है और फाइनली डिसाइड हो चुका है कि इस पे माइनर ऑफेंसेस जो हैं ये विड्रॉल हो चुके हैं। फिर उसके कन्विक्शन को अगर हायर कोर्ट सेट असाइड कर देती है तो उसको एक्विटल मिल जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।